जी व्यूअर्स वेलकम एक और व्लॉग और आप देख रहे हैं आपके सामने जानी पहचानी हमारी शख्सियत शकील चौधरी साहब। कौन नहीं जानता। आप माहिर तालीम कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरह से वो लिखते हैं, जो उनकी राइटअप्स हैं वो पढ़े जाते हैं दुनिया भर में। उसके अलावा आपका अपना एक यूट्यूब चैनल है, सहाफ़त से ताल्लुक़ है, बड़े अच्छे मुबस्सिर हैं, तबसरा निगार हैं और उनका जो तज्ज़िया और एनालिसिस है उसको दुनिया में एप्रिशिएट भी किया जाता है और एक नए ज़ाविये से लोग उसकी पहचान भी रखते हैं। तो वेलकम टू माय शो फर्स्ट टाइम शकील सर। थैंक यू जी, थैंक यू फारूकी साहब। जी सर। सर बात तो वही है कि जो हम जो बुनियादी मसले पे जब भी हम बात करते हैं तो कोई इकोनॉमिक्स की बात करता है मुल्क की, कोई बात करता है कि जी सियासी निज़ाम या जमहूरियत पे आ जाते हैं, कभी कुछ लेकिन कोई इस बात पे नहीं आता कि हमने अपने लोगों को शऊर क्या दिया। उस शऊर को जो कि माँ की गोद से शुरू होके जब हम उँगली पकड़ के उस्ताद के पास जाते हैं, वहाँ से वो शुरू होता है। और फंडामेंटल अगर देखा जाए दुनिया की कौमों का भी अगर आप कभी तज़िया करेंगे तो लगेगा कि दुनिया की कौमें क्यों आगे बढ़ी। मतलब जापान एक मिसाल ले लें, जो कि बिल्कुल एक पैरिटी पे थी एक ज़माने में, कोरिया की मिसाल ले लें, जो पाकिस्तान जैसे ही मलेशिया की मिसाल ले लें, लेकिन वो आगे क्यों बढ़ गए, ये हिंदुस्तान आगे क्यों बढ़ गया? इसकी जो बुनियादी वजह मेरी समझ में आती है कि हमने अपने लोगों को शऊर नहीं दिया। तो क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं और इसमें कुछ शामिल करना चाहेंगे? जी, फारूकी साहब बिल्कुल आपने सही कहा कि हमने अवाम को शऊर नहीं दिया और शऊर आता है तालीम से। तो हमने शुरू से ही तालीम को नेग्लेक्ट किया और उसकी वजह से बेशुमार मसाइल पैदा हुए, मसलन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मसला पैदा हुआ। हुँ, और आप देखिए कि पाकिस्तान में जिस तेज़ी से आबादी बढ़ रही है, शायद ही किसी मुल्क में बढ़ रही हो। साउथ एशिया में तो कम से कम नहीं है। बिल्कुल। बांग्लादेश आपको पता है हमसे ज़्यादा होते थे, वो 55% थे और हम 45% थे। लेकिन आज वो 16-17 करोड़ हैं और हम 24-25 करोड़ हैं। जी, तो ये जो मसाइल है ना जी, ये तालीम की कमी से ही पैदा हुए। और अगर हम अपने हमसाया मुल्कों के साथ भी कंपैरिजन करें, मसलन इंडिया के साथ, वहां पे भी शरह खानदगी जो थी 47 में 12% थी और आज वो 80% के करीब हैं और हम जो है वो 60 पे फंसे हुए हैं। बल्कि हमारे एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कौमी असम्बली में 2018 में कहा था कि पिछले 2 साल में हमारी शरह जो है, लिटरेसी रेट जो है वो 2% गिरा है, 60 से 58 पे आ गया। ठीक है। तो ये भी शायद वाहिद मिसाल होगी दुनिया की कि किसी मुल्क में लिटरेसी रेट गिरा भी है। और अगर आप गूगल पे जाके लिखें 25 मोस्ट इलिटरेट कंट्रीज, तो उसमें भी पाकिस्तान का नाम आता है। हुँ, तो हम जो है, दिस इज अ वेरी डूबियस डिस्टिंक्शन। हुँ। और हमारे फारूकी साहब 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। और जी। ये मैं चीज बार बार अपने व्लॉग्स में पॉइंट आउट करता हूं कि इसका मतलब ये है कि दिस कंट्री इज किलिंग इट्स ओन फ्यूचर। हुँ, और हमारे डिस्कोर्स का ये हिस्सा नहीं है, हमारे टीवी चैनल्स को इसकी कोई फिक्र नहीं है, हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारे हुक्मरानों को कोई फिक्र नहीं है कि भाई हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, तो क्यों बाहर हैं। और हमसाया मुल्क की ही मैं अगर बात करूं तो वहां पे आपके इल्म में होगा कि एक मिड डे मील स्कीम है जिसमें 12 करोड़ के करीब बच्चों को रोजाना न्यूट्रिशियस फूड दी जाती है, लंच दिया जाता है। और जी। हमारे यहाँ क्या सूरत हाल है कि 40% ऑफ आवर चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम स्टंटेड ग्रोथ, यानी उनका कद जितना बढ़ना चाहिए वो नहीं हुँ, बढ़ पाता। माल न्यूट्रिशन। और या जी, मेल हुँ, न्यूट्रिशन हुँ, एग्जैक्टली। और फिर आप ये देखिए कि क्या वो बच्चे मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एक्सेल कर पाएंगे। आप बिल्कुल। उनको ग़िज़ा भी पूरी नहीं दे रहे, हुँ, तो क्या फ्यूचर है हमारा? जी। तो दिस इज़ वेरी, वेरी अनफॉर्च्यूनेट सिचुएशन। और हुक्मरानों को तो छोड़ दें, हमारा मीडिया, हमारे जो थिंकिंग सेक्शंस हैं, सोचने समझने वाले लोग हैं, वो भी इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे। जी। अच्छा, ये निज़ाम तो ऐसा है ना कि ये 1-2 दिन की तो बात है नहीं सर। वक़्त करता है परवरिश बरसों, सानिया एक दिन नहीं होता। ये हमको तो बहुत पहले से शुरू करना चाहिए था, तो वी आर स्टिल बिहाइंड मैनी नेशंस, चूँकि हमने अभी उस मैदान में कदम भी नहीं रखा। दूसरा जो आपने नंबर्स बताए हैं, 60% लिटरेसी रेट का जो पाकिस्तान के बारे में बताया, इसमें जिस तरह की लिटरेसी है, क्या वो भी एक्सेप्टेबल है? क्या जो निज़ाम तालीम में जो निसाब का एक तरह का पोलराइज़ेशन है between haves and haves not, do you think that is also a factor? अगर उसको फैक्टर लें तो फिर तो 30% भी नहीं रह जाता हमारे पास। जी, फारूकी साहब बिल्कुल आपने सही कहा। एक और डेफिनेशन होती है जिसमें कहते हैं फंक्शनल लिटरेसी।
फंक्शनल लिटरेसी का मतलब है कि आप क्या इतने लिटरेट हैं, इतने ख़्वानदा हैं कि आप अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सकते हैं, कोई फ़ॉर्म फ़िल कर सकते हैं, जैसे पासपोर्ट का फ़ॉर्म है या बाकी फ़ॉर्म्स हैं। तो उस लिहाज से तो हमारी लिटरेसी वो शायद 20% से भी कम हो। क्योंकि इसमें दस्तखत करने वाले, सिग्नेचर जी, करने वाले तक को भी काउंट किया जाता है कि ये भी एग्ज़ैक्टली। पढ़ लिख गया, शऊर आ गया इसको भई। जी, जी, जी। वो बस यही है कि सिग्नेचर अगर आप अपना कर लेते हैं, तो आप पढ़े-लिखे समझे जाते हैं। हालाँकि इंटरनेशनली ये होता है कि अगर आप किसी भी ज़बान में ख़त लिख सकते हैं, एक सादा-सा ख़त और बेसिक आप अरिथमेटिक कर सकते हैं, तो आप ख़्वानदा हैं। तो हमारे यहाँ इसकी बहुत रिलैक्स्ड डेफ़िनिशन है। इसके बावजूद आप देखिए कि हम 60% से ऊपर नहीं जा रहे और जी, हमारे यहाँ वादे बहुत होते हैं कि जी आइंदा 10 साल में हम यहाँ पहुँच जाएँगे, 20 साल में हम यहाँ पहुँच जाएँगे और उसका अनफॉर्च्यूनेटली कोई वेल थॉट आउट प्लान उसके पीछे नहीं होता। हुँ, और हुँ। हुकूमतों की जो कंटिन्यूटी है, एक हुकूमत की पॉलिसी एक होती है, दूसरी की दूसरी होती है, तीसरी की तीसरी होती है। तो एजुकेशन अनफॉर्च्यूनेटली किसी की भी प्रायोरिटी नहीं रही। तो उसकी वजह से हम इस हाल को पहुंचे हैं कि आज हमारी इकोनॉमी जो है वो तबाही के दहाने पर है और हम पूरी दुनिया में एक भिखारी के तौर पे जाने जाते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर्स इमरान खान और शहबाज शरीफ कह चुके हैं कि जी हम बाहर के मुल्क में किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो लोग घबरा सा जाते हैं कि जी ये तो पैसे मांगने आ गए हैं। जी, जी और वो उसकी और हमारा मजबूरी है। और हमारा पासपोर्ट आप देख लीजिए, इट इज वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। जी, जी। सो मतलब हम फिर भी सोचने समझने के लिए तैयार नहीं है कि यार हमें क्या खराबी है, क्या हमें किसी पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है, हमारी खारजा पॉलिसी को, हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी को, हमारी प्रायोरिटीज को कुछ तब्दीली की जरूरत है। तो वो जो है वो कहीं नजर नहीं आता और उस पे मुझे वो जोन एलिया का शेर याद आता है, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। और मलाल भी नहीं, बिल्कुल सही बात है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान बीइंग एन एग्रीकल्चर लैंड, एक एग्रीकल्चर, एक ज़रई मुल्क होने के नाते ज़रूरी नहीं है कि जहाँ-जहाँ ये फार्म्स और ज़राअत के काम होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे ख़वानदगी का जो शरह है वो वैसे ही हो। तो पाकिस्तान का तो एक बड़ा इलाका जो है वो खेती-बाड़ी और ज़राअत से वाबस्ता है। तो अगर हम उसको भी काउंट करते हैं, तो हमारी जो है ये रेशो आपको नीचे नज़र आती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि फिर इसको इस जानिब भी तो तवज्जो ना दी गई कि हम अपनी ज़राअत की बेहतरी कर लेते, उसी से कुछ कमा लेते। जी, जी, ज़राअत की तरफ भी तवज्जो नहीं दी गई और हमने ये भी नहीं डिसाइड किया कि हमें कौन-सी फसलें चाहिए हैं। एक्चुअली हमें गन्ने से ज़्यादा कपास पे तवज्जो देनी चाहिए थी। हुँ, गन्ना हमें सूट नहीं करता, हम अगर शुगर बाहर से भी ले लें तो कोई मसला नहीं है। हुँ, हमारे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल कॉटन होनी चाहिए थी, तो वो भी हमारी प्रायोरिटीज़ ऐसी हैं और फिर हमारा जो शुगर का सेक्टर है, उस पे डोमिनेशन है, बड़े-बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स की, बड़े-बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों की। तो वो अपनी मर्जी की पॉलिसीज बनवाते हैं और उसका नतीजा है कि कभी हम शुगर बाहर भेज देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर जी। इंपोर्ट करते हैं। तो अवाम को जो है अजाब में लेकिन मुब्तला किया हुआ है। किसान को भी तो पढ़ा-लिखा होना ज़रूरी है सर। तालीम बालगान का भी प्रोजेक्ट एक शुरू हुआ था काफ़ी सदियों पहले हमारे मुल्क में। उससे उससे कुछ ना कुछ तो बेहतरी आती कि इंसान को अपना किताब जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, आपका दिमाग कैसे खुलेगा सर? ये तो बड़ा जी, बेसिक सा सवाल है। बिल्कुल फारूकी साहब, बिल्कुल सही है ये बात। और न सिर्फ किसान बल्कि हमें स्किल्ड लेबर की भी बड़ी जरूरत है। अब आप देखिए मुख्तलिफ मुल्कों में स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है, तो वो भी हमारे पास स्किल्ड लेबर भी नहीं है। हुँ, अनस्किल्ड लेबर जो है हम यूएई में भेजते हैं, सऊदी अरब में भेजते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो प्रायोरिटीज हैं, हमने कभी अपनी इकोनॉमी को सीरियस नहीं लिया, अवाम अपने अवाम की तरक्की को सीरियस नहीं लिया हुँ, और उसका नतीजा अब हम भुगत रहे हैं कि हमने कुछ चीजों को प्रायोरिटी बना लिया। और मैंने पिछले एक इंटरव्यू में कहा था कि हमने जैसे न्यूक्लियर को एक तरजीह बनाया, सारी हुँ, हुकूमतें, सारी मिलिट्री लीडरशिप्स वो उसके पीछे लगी रही कि जी मिलिट्री, इस पे हमने न्यूक्लियर पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। उससे आधी कमिटमेंट अगर हमारी एजुकेशन के साथ होती तो आज हम बहुत बेहतर हालत में होते। बिल्कुल। आज हमारी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स जो 3 बिलियन हैं, 3 बिलियन डॉलर्स हैं, वो 15-20 बिलियन डॉलर होती शायद। जी, हमारी जो एक्सपोर्ट्स 30 बिलियन से ऊपर नहीं जा रही, वो शायद 70-80 बिलियन पे होती। तो हुँ, ये जो है ना जिस संजीदा जो है ना एनालिसिस का के मुतकाजी हैं ये सारी जी, चीजें। जी, जी, और हमारा नेशनल मीडिया अनफॉर्चुनेटली इस पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा। जी। हालांकि वो एक एजेंडा सेटिंग करते हैं, हमारे अखबारात कर सकते हैं, हमारे टीवी चैनल्स कर सकते हैं, हुकूमत की तवज्जो इधर मबजूल करा सकते हैं, अवाम को एजुकेट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी ये बात नहीं कर रहा। जी, अच्छा उसमें एक चीज़ और भी है कि जैसे आपने देखा कि दुनिया में प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं, निजी स्कूल भी होते हैं और सरकारी स्कूल भी होते हैं। एक नॉर्मल फिनोमेना है और उसका एक बाकायदा एक रेशियो होता है।
पाकिस्तान में तो ये जो पैरिटी है, ये बहुत इसके दरमियान बहुत बड़ी खलीज है कि या तो इंतहाई गरीब पीले स्कूल जिसे हम कहते हैं सरकारी स्कूल, या फिर एक इंतहाई कॉन्वेंट और इंतहाई मिशनरी टाइप के स्कूल जहाँ पे सिर्फ बड़े एलीट क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं। एक तो ये डिस्पैरिटी है, दूसरी ये डिस्पैरिटी है कि हमारा जो निसाब है, जो करिकुलम है, वो टोटली डिफरेंट है। उसमें कहीं कोई बीच का रास्ता नहीं मिल रहा। फिर तीसरी चीज़ जो उसमें शामिल हो जाती है, वो मदरसे का निज़ाम है। जहाँ पे हम पता नहीं क्या पैदा कर रहे हैं, कौन-सी फसल बो रहे हैं कि जिसके समरात आपको सदियों तक खाने पड़ेंगे। जी, फ़ारूक़ी साहब बिल्कुल सही है ये कि हमारे यहाँ मदरसों की तादाद में जितना इज़ाफ़ा हुआ है, पिछले 25-30 साल में, 50 साल में, ख़ास तौर पे अफ़गान वॉर के बाद, तो वो फ़िनोमिनल है। और बड़ी कोशिशें की हुकूमतों ने, मुख्तलिफ हुकूमतों ने कि इसको रिफ़ॉर्म किया जाए, लेकिन कोई रिज़ल्ट उसका सामने नहीं आया। और मौलवी साहबान जो है ना, वो उस अपने जो उनका पुराना निसाब है, उससे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। और तुरफ़ा तमाशा ये है कि हमारे बहुत सारे जो रिलीजियस मदरसों के ग्रेजुएट्स हैं, वो अरबी तक नहीं बोल सकते। मुझे एक अमेरिकन एम्बेसडर थे यहाँ पे, उन्होंने एक दफ़ा बताया कि मैं पेशावर गया, मेरी उलमा से मुलाकात थी। तो उलमा माज़रत करने लगे कि जी हम किसी इंटरप्रेटर का अरेंजमेंट नहीं कर सके। तो एम्बेसडर ने कहा कोई बात नहीं, मैं अरबी बोल लेता हूँ। तो वो शर्मिंदा होके कहने लगे सॉरी लेकिन हम नहीं बोल सकते। हुँ। तो मदरसों के तलबा जिनका ओढ़ना बिछौना अरबी होता है, कुरान और हदीस होता है, वो इतनी गुज़ारे की अरबी भी नहीं बोल सकते जितना एक अमेरिकन एम्बेसडर बोल सकता है। हुँ, सो हुँ। ये हमारा जो है ना, इसी तरह से बाकी आप देख लीजिए जो बाकी स्कूल भी हैं, गवर्नमेंट के स्कूल्स, बीए करके भी लोग जो हैं 2 लाइनें सीधी अंग्रेजी में या इवन उर्दू में नहीं लिख सकते। एमए इंग्लिश कर लेंगे लेकिन 5 मिनट की गुफ्तगू जो सस्टेन्ड गुफ्तगू अंग्रेजी में नहीं कर सकते। तो ये तो हमारा बड़ा एक अलमिया है। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी जो चीज़ एक हम अब बात करेंगे कि 1947 में जब हम तक़सीम हुए थे, तो हिंदुस्तान भी वो हम सब एक ही थे, एक ही हमारा रेशो था, ठीक है? जी, और हमने ब्रेकें लगा दी। और अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान ने उस जानिब तवज्जो दी और उसके बाद उनकी जो एजुकेशन ये है कि आज वहाँ पे दुनिया की सॉफ्टवेयर कंपनीज़ उनसे सॉफ्टवेयर खरीद रही हैं, वो बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कारें बन रही हैं, चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट हो रहा है। ये सब पढ़े-लिखे दिमागों और साइंसदानों का ही वो समरात हैं जो उनको फ्रूट्स मिले हैं। तो हमने ब्रेकें क्यों लगाई और उन्होंने स्पीड क्यों पकड़ी? ये जो एक कंपैरेटिव एनालिसिस है, इस पे क्या कहिएगा? जी फारूकी साहब ये बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखिए कि उन्होंने 50s में आईआईटीज एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिए। हुँ, पहला आईआईटी वेस्ट बंगाल में कायम हुआ हुँ, और वो 51 की बात है। अब जो है 23 आईआईटीज हैं और आईआईटीज के बारे में बिल गेट्स का ये कहना है, उससे वॉरेन बफेट ने पूछा था कि अगर आपको सिर्फ एक यूनिवर्सिटी से एम्प्लॉइज हायर करने की इजाजत हो तो वो कौन सी होगी, हुँ, तो उन्होंने कहा आईआईटीज। और इसके अलावा सर ये 23 तो आईआईटीज हैं, उसके अलावा 31 नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी हैं हुँ, और उनका स्टैंडर्ड भी काफी अच्छा है। इसके अलावा ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जैसे वहां पे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है। हुँ, एक पाकिस्तानी प्रोफेसर जो वहां पढ़ाते रहे, उन्होंने मुझे बताया कि इस इंस्टीट्यूशन का स्टैंडर्ड जो है आईआईटी से भी बेहतर है। जी, इस तरह से बेंगलोर में एक इदारा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इवन दैट इज बेटर देन मेनी ऑफ द आईआईटीज। हुँ, तो इंडिया ने इस तरफ तवज्जो दी और आज वो उसका उसका फायदा उठा रहे हैं। और आज देखिए कितने इदारे हैं दुनिया के जिनके सीनियर ओहदों पे इंडियंस बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी क्यों नहीं बैठे हुए भाई। हुँ, हुँ, हम जब जी। कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ कि जी इंडिया की फौज है 12 लाख तो हमारी 6 लाख तो होनी ही चाहिए, इंडिया के पास 5,000 टैंक हैं तो हमारे पास 25,000 तो होने ही अ, उनके पास अगर 5,000 है तो हमारे पास 2500 तो होने 100 ही चाहिए। आधे तो होगा कम से कम। जी, हुँ, भाई आप तालीम में क्यों नहीं यही बात करते कि वहां पे कितने इंजीनियर्स जो हैं क्वालिफाई करते हैं हर हुँ, साल, कितने हुँ। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में पीएचडीज कर रहे हैं, हमारे यहाँ आधे तो होने चाहिए। उधर जी, हम और आपका जितने ध्यान नहीं जितने जाता। लोगों ने किताबें लिखी हैं तालीम जी, के मौज़ूआत पे, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे, उसकी आधी किताबें भी हमने लिखी होती हैं। ठीक एग्जैक्टली है? exactly। हाँ, तो उधर हमारा ध्यान नहीं जाता। हमने एक ही मैदान चुन लिया है कि हमने सिर्फ डिफेंस में ही compete करना है। हुँ, और जब आपकी इकोनॉमी उस पोजीशन में नहीं होती तो फिर आप डिफेंस पे जरूरत से ज्यादा खर्च करके यू कोलैप्स, यू यू मेक द इकोनॉमी कोलैप्स। हुँ।
और सोवियत यूनियन की एग्जांपल हमारे सामने है। जब वो कोलैप्स हुआ तो उनके पास कोई 30,000 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे। उससे भी हमने कुछ नहीं सीखा। जी। वो जो कहते हैं ना, इट इज इकोनॉमी स्टूपिड, हुँ। ये है असल चीज। ओके, अगर ओके। आप इकोनॉमी पे तवज्जो नहीं देंगे तो आपके दोस्त भी जो है वो आपसे कन्नी कतराएंगे, जी, और जी, ये जी। हम देख रहे हैं। तो हमें अपनी प्रायोरिटीज को रीसेट करने की जरूरत है, उनको चेंज करने की जरूरत है, अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक पैराडाइम शिफ्ट देने की जरूरत है, और सब हमसायों के साथ हमें अच्छे ताल्लुकात कायम करने की जरूरत है। आज हुँ, क्यों बांग्लादेश हमसे नाराज है? हुँ, आज अफगानिस्तान के साथ हमारे मसाइल हैं, ईरान के साथ हमारे मसाइल हैं, भी क्या मसला है? हुँ। व्हाई कांट वी लिव इन पीस विद ऑल दीज नेबर्स? इंडिया के साथ क्यों नहीं रह सकते हम आराम से? जी, जी। और यही यही उसी फ़ितने और फ़साद को लेकर जो है आज तक हम एक वॉर फ़ोबिया माइंडसेट लेकर अपनी अपनी तरक्की पे ब्रेकें लगा के बैठे हुए हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता सर, मुझे मेरे जितने भी एनालिसिस किए, मुझे नहीं लगता कि इंडिया इज़ लीस्ट इंटरेस्टेड इन ऑक्यूपाइंग पाकिस्तान इन एनी वे, ठीक है? वो उसके अपने बड़े मसाइल हैं, उनका अपना एक गोल है, उनके अपना एक टारगेट है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, एजुकेशन है, चाँद पे सूरज पे जाना है और वो उनको ये छोटे-छोटे मुल्कों पे कब्ज़े करके कुछ कुछ हासिल नहीं होगा। प्लस हिस्ट्री टेल्स अस कि इंडिया ने कभी किसी पे जारियत नहीं की, ना उन्होंने किसी पे हमला किया। सेल्फ डिफेंस भी वो बड़े एहतियात से करते हैं और वो जाने जाते हैं एक पुरअमन नेशन के तौर पे और हम जो है उसी को रॉन्ग बटन को इस्तेमाल कर करके अपने आप को तालीम से, सेहत से, बुनियादी ज़रूरियात से, दुनिया के साथ हम-आहंगी से चलने में हर चीज़ से अपने आप को महरूम करके ब्रेकें लगा के बस बैठे हुए हैं और लोगों को ज़हन ये तैयार कर रहे हैं कि दिल्ली के लाल किले पे हमने परचम लहराना है। लेकिन उस परचम लहराने का हासिल क्या होगा? उसके बाद आप उस अगर आपने पूरे इंडिया पे भी कब्ज़ा कर लिया तो उस इंडिया का भी यही हाल होगा जो आज पाकिस्तान का कर दिया। जी, ये जो है ना, हमारे यहाँ ऐसे लोग जो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहते, वो अखंड भारत की बोगी रेज़ करते रहते हैं। तो उस पे जो है तहकीक करने की वो कोशिश नहीं करते। हुँ, ये तो जवाहरलाल नेहरू ने, जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, पहले प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने 1948 में ही वेंट टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उनकी हुँ, कन्वोकेशन पे। तो वहां पे उन्होंने ये बात की थी हुँ, कि आज कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम जी पाकिस्तान को स्ट्रेंगुलेट करना चाहते हैं या पाकिस्तान को एनेक्स करना चाहते हैं। उसने कहा, भाई अगर हम एनेक्स करना चाहते तो पार्टीशन से एग्री ही क्यों करते? और आज अगर मुझे ये ऑफर भी दी जाए कि मैं पाकिस्तान को दोबारा इंडिया में शामिल कर लूं, तो मैं कहूंगा थैंक्स बट नो थैंक्स। या इसलिए कि माई प्लेट इज फुल, आई या हैव इनफ प्रॉब्लम्स ऑफ माई ओन। जी, तो मैं ये चाहता हूं पाकिस्तान एक प्रॉस्परस मुल्क हो, एक स्ट्रांग मुल्क हो, हमारे लिए वो सुख का बायस हो, दुख का बायस ना हो। जी, इसी तरह से इवन सर, नरेंद्र मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, शाहिद सिद्दीकी एक जर्नलिस्ट हैं दिल्ली के, मेरे वो जानने वाले हैं, दोस्त हैं, उनका मैंने इंटरव्यू किया। तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बताई और मैंने इंटरव्यू पढ़ा भी। ये गालबन 2013 की बात है। तो इन्होंने एक क्वेश्चन यही किया अखंड भारत का, कि आप आरएसएस में रहे हैं और आरएसएस तो अखंड भारत चाहती है। उसने कहा, भाई मैं अखंड भारत नहीं चाहता, ये तुम मुसलमानों की कोई साजिश हो सकती है। तो मैं तो इंडिया के मौजूदा बॉर्डर्स के साथ खुश हूं, हुँ, और अगर अखंड भारत हो गया तो इंडिया विल इवेंचुअली बिकम अ मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री। ये अल्फाज थे उनके। हुँ, 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 तो हमारे यहाँ बगैर सोचे समझे बड़े बड़े जर्नलिस्ट, हामिद मीर जैसे, हुँ, वो आज भी ये लिखते हैं कि जी कांग्रेस की पॉलिसी भी और बीजेपी की पॉलिसी भी अखंड भारत पे एक ही है, और हुँ, अखंड भारत में वो तिब्बत तक को शामिल कर लेते हैं। हुँ, अब देखिए कि मैं एमएससी कर रहा था मीडिया इसमें, इंटरनेशनल रिलेशंस में, कायदे आजम यूनिवर्सिटी में। तो एक किताब थी एक इंडियन ऑथर की लिखी हुई पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे। उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात उसने लिखी। उसने कहा, ये अखंड भारत की जो टर्म है ना, इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान में सुनने को मिलती है। हुँ, एंड हुँ, दैट इज सो ट्रू, जी, कि हमारे यहाँ एक बोगी के तौर पे कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर ना हो जाएं, आप हम वक्तन फवक्तन ये बोगी रेज करते रहते हैं। बिल्कुल, और ये बिल्कुल। नहीं सोचते कि यार इंडिया को क्या हासिल होगा एक होस्टाइल पॉपुलेशन को एनेक्स करके। उन्होंने तो एक फ्रेंडली पॉपुलेशन जो थी बांग्लादेश की 1971 में, व्हेन बंगालीज वर एक्चुअली ग्रेटफुल टू इंडिया, उस वक्त नहीं किया, एक फ्रेंडली पॉपुलेशन को शामिल नहीं किया, तो एक होस्टाइल पॉपुलेशन को शामिल करके क्या वो अपने इंडिया को तबाह करना चाहेंगे? जो उन्होंने इकोनॉमिक अचीवमेंट्स की हैं, उसको खाक में मिलाना चाहेंगे?
क्या मिलेगा उनको पाकिस्तान को शामिल करके? लेकिन हम सोचने के लिए तैयार नहीं है। वही चाल बेढंगी जो पहले थी सो अब भी सो है। अब भी है, और उसमें यही बात है कि जब ये बात मुझे और आपको समझ में आ रही है और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स को समझ में आ रही है, तो यकीनी तौर पे हमारे फैसला साज़ों, हमारे आकाओं को भी समझ में आ रही होगी। लेकिन चूँकि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट इतने ज़्यादा हैं, उनको अपने पेंशन पैकेजेज़ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, उनको अपने रिटायरमेंट की जो सुहाने ख्वाब हैं, जो सुहानी धरती के, उनको जो जज़ीरों के, उस पे इतना है कि वो केयर ही नहीं करते। ये तो पाकिस्तान की 226 मिलियन लोगों को सोचना है कि हमारे इस सोच पे, हमारी तालीम पे काबिज़ कौन है? और हमें अब तक इस फ़ोबिया से बाहर क्यों नहीं निकाला गया? दुनिया की रियलिटी तो कुछ और है, दुनिया की रियलिटी आज सॉफ्टवेयर है। हम क्यों नहीं हैं सॉफ्टवेयर में? आज हम शलवारें ऊपर करके, पायचे ऊपर करके मदरसे में अपने आप को फ़ख्र से क्या, कौन-सा दुनिया का कल्चर साबित करना चाह रहे हैं? क्या दीन की तालीम एक मॉडर्न यूनिवर्सिटी में नहीं दी जा सकती थी? तो ये अनफॉर्चुनेटली जो मैं बै आई एम ट्रा कमिंग बैक टू एजुकेशन, कि ये जो हमने शऊर अपने लोगों का लॉक करके, उसके बाद इसीलिए लॉक कर दिया कि कहीं ये सोच ना ले, कहीं ये बोल ना उठे, कहीं ये पुकार ना उठे, कहीं इसका कलम ना चल पड़े। तो सर ये चीज़ें तो हमें साफ ज़ाहिर हो रहा है ना, कि हमें दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से हमारी पूरी नस्लों की नस्लें जो हैं, उनको, उनके ज़हन जो हैं वो ब्रेन वॉश कर दिए गए हैं। और वो ग़ज़वा-ए हिंद का ख़्वाब जो दिया गया, वही अखंड भारत, वही खालिस्तान को सपोर्ट करो, उनको भी टुकड़े-टुकड़े करो, खुद तो हो गए, दूसरे को भी करो, चैन से ना जियो, ना जीने दो। सर ये दिस मस्ट स्टॉप, this must stop because it does not have any value for anybody. एग्ज़ैक्टली। आपने बहुत अच्छी बात की सर। मैं अर्ज़ करूँ कि इस्लामिक स्टडीज़ का भी आप देखिए, खुर्शीद नदीम हमारे एक दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं और अभी वो इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के मेंबर भी हैं। उनका ये कहना है कि कनाडा की मगिल यूनिवर्सिटी का जो इस्लामिक इंस्टीट्यूट है, उस जैसा इदारा पूरी इस्लामी दुनिया में एक भी नहीं है। जी, हम इस्लाम भी तो सही तरीके से नहीं पढ़ाते ना सर, जी, अरबी सही तरीके से नहीं पढ़ाते। जी, और हमारे यहाँ किसी ने कोशिश नहीं की साइंटिफिक टेम्पर या साइंसी मिजाज पैदा करने की। हुँ, और ये टर्म वो है जो जवाहरलाल नेहरू ने इजाद की थी और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हम अवाम का साइंटिफिक टेम्पर प्रमोट करेंगे। हमारे यहाँ क्या सूरत हाल है? हमारे यहाँ सर बायोलॉजी के टीचर्स वो कहते हैं मैं बायोलॉजी पढ़ा तो रहा हूं लेकिन मैं ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे यकीन नहीं रखता। कायदे आजम यूनिवर्सिटी जैसी एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में मैथ के एक टीचर थे कारी नसीर। उनका मुझे वहां के एक सीनियर उस्ताद ने बताया कि कारी साहब अपने बच्चों को बताया करते थे कि मैं मैथ आपको पढ़ा तो रहा हूं हुँ, लेकिन ये है गैर इस्लामी मजमून। अच्छा, तो ये मेरी मजबूरी है रोटी रोजी के लिए ये मैं पढ़ा रहा हूं। तो मैंने उन प्रोफेसर साहब से पूछा, मैंने कहा जी ये कारी साहब आजकल कहाँ हैं? कहने लगे वो वफात पा गए। मैंने कहा जी क्या हुआ? कहते हैं जी उनको डायबिटीज थी और वो बजाय किसी मुआलिज के पास जाते, किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाते, वो अपने स्पिरिचुअल हीलर, फेथ हीलर जिसको कह लीजिए, पीर साहब के पास या मुर्शद के पास जाते थे। हुँ, और मुर्शद ने क्या कहा उनको कि शहद में हर मर्ज की दवा है, तुम शहद इस्तेमाल किया करो जितना हो सके। शुगर के पेशेंट को कह रहे हैं क्या? या जी। अच्छा, एंड गुड, अल्टीमेटली ही डाइड। हुँ, तो अब ये देखिए कि साइंस के टीचर्स का कि ये सोच है। हुँ, तो इससे तो बेहतर है ईरान में, ईरान के जो मौलवी हैं उन्होंने ये फैसला किया कि यार साइंस का रेल्म और है, रिलीजन का और है, इनको हुँ, हम मिक्स ना करें। जो साइंस पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, उनको पढ़ाने दो जैसे वो पढ़ाते हैं। जो मैथ हुँ, पढ़ा रहा है, जो फिजिक्स पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा है। तो हमने हर चीज में मजहब को घुसेड़ा हुआ है हुँ, और इसीलिए हमारे हर शोबे में आपको तबाही नजर आती है कि ना हम हुँ, साइंस में आगे हैं, ना टेक्नोलॉजी में आगे हैं, ना सोशल साइंसेज में आगे हैं। आज आज देखिए कितने सोशल साइंटिस्ट हमने प्रोड्यूस किए हैं, कितने साइंटिस्ट हमने प्रोड्यूस किए हैं। हुँ, हमारे यहाँ कल्चर ही नहीं है साइंसदानों को रिस्पेक्ट देने का। अब देखिए डॉक्टर सलाम, द ओनली साइंटिस्ट दैट पाकिस्तान हैज प्रोड्यूस्ड हु गॉट अ नोबेल प्राइज। या उनको वो जब आ रहे थे यहाँ तो कायदे आजम यूनिवर्सिटी में इस्लामी जमीयत तलबा ने कहा कि अगर ये यहाँ पे आए तो हम उनकी टांगे तोड़ देंगे। देखें, आप देखिए ट्रिएस्ट जो है इटली में, इतना बड़ा एक इंस्टीट्यूट है उनके नाम पे थ्योरेटिकल फिजिक्स का। बिल्कुल, तो भाई ये पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता था? हुँ, यहाँ पे आते पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स यहाँ पे आके रिसर्च करते। परवेज हुद भाई साहब ने सर मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग एक वाकया सुनाया कि
फिजिक्स का एक बहुत बड़ा सेंटर है स्विट्जरलैंड में, और उसका नाम है सर्न, जी। CERN। तो कहता है मैं वहां पे एक दफा घूम रहा था, तो एक इंडियन ने मुझे पहचाना। मतलब उसने, उसको लगा कि ये भी इंडिया पाकिस्तान से है, तो मुझे कहने लगा, आर यू फ्रॉम बेंगलोर? हुँ। तो मैंने कहा, नो सर, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो वो हंस के कहने लगा, आई डिडंट नो दैट यू दे डिड फिजिक्स इन पाकिस्तान। अरे! तो हुँ, मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान में फिजिक्स भी लोग पढ़ाते हैं। हुँ। तो ये आपने हमारी आपने रेपुटेशन। सर्न सर्न का ज़िक्र किया तो जी, उसी सर्न में एक स्ट्रीट है, जी, डॉक्टर अब्दुल सलाम स्ट्रीट, जी। और हमने तो डॉक्टर अब्दुल सलाम को अपने मुल्क से ही जो है माइनस कर दिया। जी, और वो करना चाह रहे थे, ही वांटेड टू सर्व पाकिस्तान, लेकिन हमने उनको चांस ही नहीं दिया। और आज भी लोग, ऐसे भी लोग हैं, वो कहते हैं कि ही डिड नॉट डिजर्व द नोबेल प्राइज दैट ही वन। जी। और इसी तरह से मलाला को देख लीजिए, आज भी मलाला के दुश्मन जो हैं वो पाकिस्तान में ज्यादा हैं, उनके मद्दाह कम होंगे। तो वो यहां तक भी कहते हैं कि वो तो जख्मी हुई नहीं थी। कंस्पिरेसी हुँ, थेरीज का इतना वो है, कल्चर, एजुकेशन हमारी ऐसी है जो इंडोक्ट्रिनेशन तो करती है, ब्रेन वॉशिंग जैसे आपने लफ्ज यूज किया, वो तो करती है, वो हुँ। इनलाइटन नहीं करती। जी, उसकी जी। वजह से हमारे यहाँ पूरी दुनिया में अब ये मशहूर हो गया है कि पाकिस्तान इज नंबर वन इन टर्म्स ऑफ कंस्पिरेसी थेरीज। हुँ, यानी हुँ। मलाला का यहां तक कहते हैं लोग कि वो जख्मी नहीं हुई थी, वो सारा फेक था उसका। जी, इमेजिन करें। इसलिए कि यानी उसके साथ पूरी, लफ़्ज़ तालीम जुड़ा हुआ है, उसके साथ या एजुकेशन फॉर वुमेन जुड़ा हुआ है। एग्जैक्टली exactly, पूरी दुनिया उसकी रिस्पेक्ट करती है। उस बच्ची की शक्ल बिगड़ गई, उसका चेहरा बिगड़ गया, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जो उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि वो तो जख्मी हुई ही नहीं थी। जी, जी, सो हाउ डू जी। यू रीजन विद सच पीपल? या सो दिस इज़ अनफॉर्च्यूनेट, लेकिन क्या ये डायलॉग अब वक़्त नहीं है कि हम अपनी कंट्री में शुरू करें, एक डिबेट शुरू करें कि लेट्स फिक्स आवर एजुकेशन सिस्टम दैट विल फिक्स नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच पाकिस्तान इज़ फेसिंग दीज़ डेज़। बिल्कुल, बिल्कुल जरूरत है जी। और हमें जो है अपनी सोच बदलने की जरूरत है। हमारे यहाँ जो फिक्स्ड आइडियाज हैं उनको रिकंसिडर करने की जरूरत है। और ऐसे लोग जो डिफरेंट आइडियाज रखते हैं उनको आगे आना चाहिए, और एक ओपन डिबेट होनी चाहिए। हुँ, मैं ये नहीं कह रहा कि जो मेरे आइडियाज हैं इनको इम्पोज कर दें। अब मैं कहता हूं यार, ओपन डिबेट तो करो आप। जी, जी, व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ ओपन डिबेट? ओपन डिबेट से कभी किसी मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा। ये जब आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे पाबंदियां लगाते हैं तो मुल्कों को नुकसान होता है, जैसे हमने 71 में देखा बिल्कुल। कि हमारे यहाँ एक जंगी जुनून तारी था। और आई ए रहमान जैसे लोग कहते थे उस वक्त कि हमने एक कैंपेन शुरू की कि भाई ये एक पॉलिटिकल इशू है, इसको पॉलिटिकली सॉल्व किया जाए। कहते हैं लाहौर में हमें 50 लोग नहीं मिले इस पिटिशन को साइन करने वाले। जी, इस हद तक एक एंटी इंडियनिज्म था, क्रश इंडिया और ये और वो। और हमारा सारा मीडिया झूठ बोल रहा था। जी। नवायब क्या, जंग क्या, इवन डॉन, डॉन जैसा सीरियस अखबार, वो भी उसी जज्बाती रो में बह गया। अवामी लीग को कंडेम कर रहा था, याया खान को सोल्जर स्टेट्समैन कह रहा था। जी। और 16 दिसंबर को खबर लगती है कि हम जंग जीत रहे हैं जी, और 17 को हार चुके होते हैं। 16 को सरेंडर तो हो गया था। जी, या सुबह जो खबर याया, लगती है, रात जी, में जो छपता है, 15 को जी, छपा अखबार। जी, एग्जैक्टली। तो यही हमने अभी कभी सीखा नहीं। एयर मार्शल असगर खान ने एक किताब लिखी है, वी हैव लर्न नथिंग फ्रॉम हिस्ट्री, एंड दिस इज सो ट्रू हुँ, कि हमने कुछ नहीं सीखा हिस्ट्री से। और अगर आप हिस्ट्री से नहीं सीखते, अपनी गलतियों से नहीं सीखते, तो फिर यू आर बाउंड टू रिपीट दोज मिस्टेक्स, जी, एंड दैट जी। इज सो अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल सर, यही इसमें एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है। इसकी सिर्फ़ हमने अभी जो है ना सरफ़ेस भी टच नहीं की होगी कि ये हमारा टाइम ख़त्म हो गया, लेकिन इस पे तो एक कंटिन्यूड हमें सीरीज़ करने की ज़रूरत है, ताकि कोई ना कोई कहीं न कहीं बैठा हुआ उसकी अकल के पर्दे खुलें और वो कहे कि ये भी एक बात है, इस पे हमें तवज्जो दें। ये इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, इसका यस, इंटरनेशनल रिलेशन से कोई ताल्लुक नहीं, फ़ॉरेन पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं, अदलिया से, जमहूरियत से, मार्शल लॉ से कोई ताल्लुक नहीं। इसका ताल्लुक आपकी और मेरी नस्लों से है। अगर आपकी नस्लें ऑक्सफ़ोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड चली गई हैं, तो बाकी मेरे 226 मिलियन बच्चों का क्या-क्या कसूर है? उन करोड़ों बच्चों का क्या कसूर है जिनको आज स्कूल नहीं मिल रहा और उन स्कूलों में गधे बंधे हुए हैं? मेरी उस जामिया कराची का क्या कसूर है? उस पंजाब का क्या कसूर है जहाँ पे तालीमी इदारों की हालत बिगड़ती चली जा रही है? मैं लाइब्रेरीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं इमारत की बात कर रहा हूँ। इमारत की हालत जो है वहाँ बिगड़ती जा रही है। लैबोरेटरीज़ में सहूलियात मैसर नहीं आ रही। हम आला पैमाने की तालीम की बात कर लें, छोटे स्कूलों की बात कर लें, गाँव देहात की बात कर लें, हर जगह
ज़बूं हाली है, हर जगह डिक्लाइंड है एंड दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड ऑन वॉर फुटिंग्स। सर मैं ये समझता हूँ और आखिर में कुछ अगर आप कहना चाहें हमारे व्यूअर्स को, उसके बाद हम रैप अप करते हैं। जी, हमारी तरजीहात का ही मसला है और अब तो हमारे पास यूनिवर्सिटी के असातिज़ा को तनख्वाह देने के भी वैसे भी नहीं है। बिल्कुल कराची सही। यूनिवर्सिटी में ये क्राइसिस चल रहा है, उससे पहले केपीके में ये क्राइसिस चल रहा था। तो सोचने समझने वाले जो लोग हैं ना जी, उनको अब दिस इज़ टाइम फॉर देम टू स्टैंड अप एंड बी काउंटेड। जी, और हमारा मसला हिंदुस्तान नहीं है, हमारा मसला पाकिस्तान है। लेट्स फिक्स पाकिस्तान, ताकि इस चीज़ एग्ज़ैक्टली। को हम दुनिया के सामने इज़्ज़त के साथ अपने पासपोर्ट की, परचम की, अपने लोगों की, अपने ज़हनों की, अपने दिमागों की और शऊर की अच्छी तस्वीर पेश कर सकें। अनीस फ़ारूकी को इजाज़त दीजिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।